देश के हिंदी क्षेत्र के मतदाता अनपढ़ हैं। हिंदी क्षेत्र के मतदाता हिंदुत्व का चुनाव करते हैं। हिंदी क्षेत्र के वोटर सांप्रदायिक हैं। हिंदी क्षेत्र के मतदाताओं को सिर्फ धर्म से मतलब है। हिंदी क्षेत्र के मतदाता सिर्फ गौमूत्र और गोबर के लिए वोट करते हैं। People of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. दक्षिण भारत उत्तर भारत से ज्यादा जागरूक है। ये सिर्फ कुछ ही बातें हैं जो कुछ खास लोगों और विश्लेषकों के द्वारा हाल में हुए 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मतदाताओं के लिए कही गई हैं। मतदाताओं को अनपढ़, गंवार, बिना दिमाग के लोग तक कहा गया कि उत्तर भारत के मतदाताओं को वोट देने की समझ नहीं है। कुछ ही महीनों में लोकसभा के चुनाव हैं। क्या हिंदी क्षेत्र के मतदाता ये अपमान भूल पाएंगे? नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव और उनके नतीजों ने कांग्रेस पार्टी और स्वघोषित निष्पक्ष पत्रकारों का सच सामने रख दिया है। एक बहुत बड़ा तबका है जिसने बीजेपी के विरोध में और कांग्रेस के पक्ष में चुनाव से पहले फेक नैरेटिव्स की रचना की। नतीजों ने उनके फेक नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। तो अब नतीजों के बाद वही तबका विभाजनकारी नैरेटिव लेकर सामने आ गया है। आज रियल स्टोरी में हम आपको चुनाव से पहले और नतीजों के बाद फैलाए गए दुष्प्रचार का पूर्ण सत्य दिखाएंगे। रियल स्टोरी। इन विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीनों में देश में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए वोटर्स ने मतदान किया। ये चुनाव बेहद दिलचस्प रहे क्योंकि वोटिंग से पहले चुनाव जीतने के लिए जमकर फेक नैरेटिव चलाया गया और नतीजे आने के बाद देश को उत्तर और दक्षिण में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का चुनाव अभियान फ्रीबीज पर ही आधारित रहा कि हम कितना और क्या मुफ्त देने का वादा कर सकते हैं। कांग्रेस ने हर संभव प्रयास किया कि मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर की झूठी कहानी फैलाई जाए। प्रदेश में प्रियंका गांधी जैसे नेताओं की उपस्थिति को एक निश्चित चुनावी जीत के रूप में प्रदर्शित किया गया। जब लोगों से बीजेपी के खिलाफ बयान लेना असंभव हो गया तो मनगढ़ंत फेक नैरेटिव चलाया गया कि मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से नाराज है, इसलिए बीजेपी मध्य प्रदेश में चुनाव हार रही है। मीडिया के खास तबके ने भी फेक नैरेटिव फैलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दावा किया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। मध्य प्रदेश की जनता में सत्ता विरोधी भावना बन चुकी है और पार्टी को गुटबाजी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि ये भी फेक नैरेटिव फैलाया गया कि आम आदमी पार्टी ने आदिवासी इलाकों में अपना गढ़ बना लिया है और ये सारे फेक नैरेटिव चुनाव के नतीजे आते ही ध्वस्त हो गए। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा को एक बड़ी नेता के रूप में प्रदर्शित किया गया जब 15 नवंबर को उन्होंने दतिया में एक सभा के दौरान बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कुछ अनर्गल बातें कही। पहले तो हमारे सिंधिया जी क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए। कांग्रेस ने नकली कहानियां फैलाई कि चंबल बेल्ट में बीजेपी पूरी तरह से साफ हो जाएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। चंबल बेल्ट में कांग्रेस ही साफ हो गई। उधर राजस्थान चुनाव के लिए भी फेक नैरेटिव्स की बाढ़ आ गई। कहा गया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नए आर्थिक मॉडल के बाद बीजेपी कहीं गिनती में ही नहीं है। मीडिया ने राजस्थान में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर बताई और जब 3 दिसंबर को नतीजे घोषित हुए तो फेक नैरेटिव फैलाने वाली कांग्रेस और कुछ पत्रकारों के इरादे मिट्टी में मिल गए। छत्तीसगढ़ के लिए तो ये नैरेटिव बनाया गया कि यहाँ तो कांग्रेस की टक्कर में कोई है ही नहीं, कांग्रेस हर हाल में चुनाव जीत रही है। ये कहानी कुछ भूतपूर्व पत्रकारों ने जो यूट्यूब पर बिकाऊ नैरेटिव चलाकर अपना गुजारा कर रहे हैं उन्होंने रची। उन्होंने ही कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी की। पूरे मीडिया में ऐसा कोई भी एग्जिट पोल नहीं था जिसने छत्तीसगढ़ के नतीजों का अनुमान बीजेपी के पक्ष में दिया हो। हम आपको कुछ बड़े न्यूज चैनल्स का एग्जिट पोल दिखाते हैं। आज तक और एक्सेस माई इंडिया ने छत्तीसगढ़ एग्जिट पोल में बीजेपी को 36 से 46 और कांग्रेस को 40 से 50 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की थी। एबीपी और सी वोटर ने बीजेपी को 36 से 48 और कांग्रेस को 41 से 53 सीटें। इंडिया टीवी सीएनएक्स ने बीजेपी को 30 से 40 और कांग्रेस को 46 से 56 सीटें दी। रिपब्लिक पी मार्क का अनुमान बीजेपी के लिए 35 से 42 और कांग्रेस के लिए 46 से 54 सीटों का था। और न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने तो बीजेपी को सिर्फ 33 और कांग्रेस को 57 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत दे दिया। और नतीजे क्या आए? बीजेपी को 54 और कांग्रेस को 35 सीटों पर जीत मिली। अब आप बताइए, क्या एग्जिट पोल भरोसे के काबिल है? यकीनन नहीं। नतीजे साफ बता रहे हैं कि कांग्रेस कहीं टक्कर में भी नहीं थी, जबकि प्रचार यही किया गया कि बीजेपी टक्कर में नहीं है। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश में तो बीजेपी ने 2/3 बहुमत हासिल किया है। फेक नैरेटिव फैलाने वाली कांग्रेस कहीं आसपास भी नहीं है।
मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 163 सीटों पर विजय पाई और कांग्रेस सिर्फ 66 सीटों पर ही सिमट गई। करीब करीब 100 सीटों का फासला है। क्या इसे कांटे की टक्कर कहते हैं? और यही हाल कांग्रेस का राजस्थान में भी हुआ। नतीजे देख लीजिए, बीजेपी ने 115 और कांग्रेस ने 69 सीटों पर जीत हासिल की। क्या जीत के इस अंतर को आप कांटे की टक्कर कहेंगे? यकीनन नहीं कहेंगे। चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। तमाम फेक नैरेटिव्स के बावजूद 3 राज्यों में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है और कांग्रेस ने गहरी चोट खाई है। चोट इतनी गहरी है कि तेलंगाना में मिली जीत का जश्न भूलकर कांग्रेस मातम मना रही है। और इससे भी बड़ी बात यह कि बीजेपी के लिए वोट करने वाली राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता को अपशब्द कहे जा रहे हैं। देश के उत्तर और दक्षिण के बीच बंटवारे का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक निजी चैनल की वायरल वीडियो क्लिप पर टिप्पणी की। आप भी सुनिए कि हिंदी क्षेत्र के मतदाताओं के लिए किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। Voters in the Hindi heartland have low literacy. Voters in the Hindi heartland have higher fertility. Voters in the Hindi heartland prefer Hindutva. Voters in the Hindi heartland have rewarded big business. Voters have appeased fascism. Shivraj Singh Chauhan has defeated Modi. BJP has done manipulation in the heartland. Kamal Nath has defeated Rahul Gandhi. Bhupesh Baghel has betrayed the Gandhis. Cowbelt always drags India down. Hindi heartland is full of communal bigots. For a majority of Indians, only religion matters. Congress social media department has failed. Congress soft Hindutva has failed. Anti-Muslim bigotry has won across the country. Hindutva trumps social and economic issues. Hindi heartland only votes on Gomutra and Gobar. तो विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पक्ष में विश्वास का माहौल बनाने और नतीजे आने के बाद उत्तर दक्षिण में विभाजन पैदा करने के लिए कई फेक नैरेटिव्स को आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसकी बुनियाद भी खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ही रखी थी, जब वो जितनी आबादी उतना हक का नारा लेकर आए थे। तो अगर हम धन बांटने की बात करें, अगर हम सत्ता बांटने की बात करें, तो पहला कदम ये होना चाहिए कि भैया किसकी कितनी आबादी है। 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी की जीत से चुनावी पंडित और तथाकथित निष्पक्ष पत्रकार सकते में हैं। वो सभी मतदाताओं को विलन बना रहे हैं। हमारे पास ऐसे पत्रकारों की पूरी लिस्ट है जिन्होंने मीडिया संस्थानों से अपनी नौकरी छोड़ दी। दलील ये दी कि वो निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं कर पा रहे थे। आज आप सोचिए कि फेक नैरेटिव फैलाने वाले ये पत्रकार क्या वाकई निष्पक्ष हैं? और अब बात एक और अहम मुद्दे की। चुनाव से पहले तमिलनाडु सरकार में मंत्री और डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खात्मे की बात कही थी। சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். वो भी एक एजेंडा था जिस पर वोटरों से करारा जवाब मिलने के बावजूद ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अब डीएमके के ही सांसद सेंथिल कुमार ने कहा कि बीजेपी की ताकत सिर्फ हिंदी हार्टलैंड में है, जिसे गौमूत्र स्टेट कहते हैं। That the people of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. क्या ये अचानक दिया गया बयान है या फिर देश को बांटने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? चुनाव के बाद उत्तर दक्षिण विभाजन की कहानी भी प्रचारित की जा रही है। कांग्रेस के कई नेताओं ने इस विभाजनकारी नैरेटिव का समर्थन किया है। ये वही कांग्रेस है जिसके नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। चुनावी नतीजों के बाद पी चिदम्बरम के बेटे और कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम के बयान या फिर प्रवीण चक्रवर्ती के कमेंट पर ध्यान दीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि ये किस प्रकार से उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच खाई पैदा कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ मीडिया संस्थान भी कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे उत्तर दक्षिण विभाजन में कूद पड़े हैं। इसी विभाजनकारी नीति का विस्तार आप रेवंत रेड्डी के बयान में सुन सकते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनने जा रहे कांग्रेस के रेवंत रेड्डी का बयान पूरे बिहार को अपमानित करने वाला है। आप किसी खास जाति को लेकर क्या इस तरह की अपमानजनक बातें कह सकते हैं? In Bihar and Uttar Pradesh, they are Kurmis. They have migrated to Vizianagaram, Andhra. From there to here, they have worked with Nizam. That is how they came to Telangana. They are Kurmis in Bihar. Bihar DNA से तेलंगाना DNA बेहतर है। अगर आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि उत्तर भारत के खिलाफ ये इनका लार्जर डिजाइन है और इन्हीं बयानों का विस्तार आपको डीएम के सांसद सेंथिल कुमार के बयान में भी दिखाई देगा, जिनकी पार्टी इंडी अलायंस का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
कांग्रेस को जवाब देना ही होगा कि क्या इन बयानों से वो सहमत है। हैरानी की बात यह है कि पत्रकारों का एक तबका अब लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर नए फेक नैरेटिव फैलाने में जुट गया है। लेकिन अब देश की जनता भी इनके एजेंडे को समझ चुकी है और जवाब देना जानती है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के वोटर्स को अपशब्द कहे जा रहे हैं, 2024 के लोकसभा चुनावों में मतदाता अपना ही अपमान याद रखेगा। हम आपको एक और बात याद दिलाना चाहते हैं। राहुल गांधी अमेठी में चुनाव हारने के बाद वायनाड पहुंचे, तभी से वो इस प्रकार की विभाजनकारी राजनीति पर उतर आए और ये उनके बयान से साफ झलकता है। राहुल गांधी ने वायनाड में एक ऐसा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पहले 15 साल मैं उत्तर भारत से सांसद रहा, इसलिए मुझे अलग तरह की राजनीति करने की आदत हो गई थी। मेरे लिए केरल आना नया अनुभव था, क्योंकि अचानक मैंने देखा कि लोग मुद्दों में दिलचस्पी रखते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि गहनता से उस पर विचार करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हर वोटर को इतना जागरूक होना पड़ेगा कि वो किसी भी तरह के फेक नैरेटिव और देश को बांटने वाले एजेंडा के जाल में ना फंसे। रियल स्टोरी के इस एपिसोड में आज इतना ही। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपसे फिर किसी और मुद्दे की रियल स्टोरी के साथ मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।